नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की जिनका नाम सुनते ही कविताएं जहन में गूंजने लगती हैं। हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, बच्चन जी। हमारे पास उनके जीवन और काम पर कुछ जानकारी है, तो आज कोशिश करेंगे कि उनकी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरा जाए। बिल्कुल। बच्चन जी का काम, उनके कविताएं, उनकी आत्मकथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हमारा मकसद है कि हम उनके साहित्यिक सफर को, खास तौर पर नई कविता और हालावाद में उनकी क्या भूमिका थी और उनकी सबसे जानी मानी रचनाओं को थोड़ा समझें। सही बात। और ये जानना भी जरूरी है कि उन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हाँ, और ये बात तो है ही कि वो मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता भी थे। पर आज हमारा फोकस कवि बच्चन पर ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल, तो शुरू करें। हाँ, कहाँ से शुरू करें? उनके जन्म से? हाँ, ठीक रहेगा। बच्चन जी का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज है, उसके पास एक छोटा सा गांव है बापूपट्टी, वहां पर। अच्छा, बापूपट्टी। जी, कायस्थ परिवार था और शुरुआती पढ़ाई लिखाई तो वहीं आसपास हुई। फिर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए और दिलचस्प बात यह है, उन्होंने एमए अंग्रेजी साहित्य में किया था। अरे, अंग्रेजी साहित्य में? ये तो वाकई दिलचस्प है। हम तो उन्हें हिंदी के कवि के तौर पे ही ज्यादा जानते हैं। हाँ, और शायद इसी वजह से उनके नजरिए में एक अलग तरह की व्यापकता आई। और फिर वो इंग्लैंड भी गए थे शायद। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। वो गए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहाँ उन्होंने अंग्रेजी के मशहूर कवि है ना, W.B. यीट्स, हाँ, यीट्स। उनके काम पर PhD की। वाह, तो एक तरफ हिंदी की इतनी गहरी पकड़ और दूसरी तरफ अंग्रेजी साहित्य का इतना गहरा अध्ययन। जी, इसी मेल ने शायद उनके लेखनी को वो खास अंदाज दिया। तो उनकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? खासकर ये जो दो शब्द बार बार आते हैं, नई कविता और हालावाद। हाँ, ये दोनों ही उनके शुरुआती दौर से जुड़े हैं। देखिए, जब बच्चन जी ने लिखना शुरू किया, वो हिंदी कविता में ना एक बदलाव का समय था। अच्छा। छायावाद का असर थोड़ा कम हो रहा था और कभी लोग जीवन की जो असलियत है, अपने तजुर्बे हैं, आम आदमी की जुबान है, उसकी तरफ मुड़ रहे थे। तो इसी माहौल में नई कविता आई, मतलब कल्पना से ज्यादा यथार्थ पर जोर, सजी धजी भाषा की जगह सीधी सरल बात। बच्चन जी इसके बड़े पैरोकारों में से थे। उनकी शुरुआती कविताओं में ये ताजगी दिखती है। और हालावाद, ये नाम तो जैसे बच्चन जी के साथ चिपकी गया है। उन्हें इसका प्रवर्तक भी कहते हैं। हाँ। क्या था ये हालावाद? मतलब सिर्फ पीने पिलाने की कविता? नहीं, ये एक आम गलत फहमी है। हालावाद को सिर्फ शराब या मस्ती से जोड़ना, वो उसकी गहराई को कम करना है। अच्छा। हाँ, उन्होंने प्रतीक जरूर इस्तेमाल किए। मधु, प्याला, साकी, मधुशाला। खासकर मधुशाला में तो बहुत है। हाँ, मधुशाला में तो हैं। पर हालावाद का जो असल फलसफा था, वो था जीवन की नश्वरता को मानना, उसके हर पल को, चाहे सुख हो या दुख, पूरी शिद्दत से जीना। हाँ, मतलब लिव इन द मोमेंट जैसा कुछ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। उमर खयाम से प्रेरणा जरूर थी, पर यह पूरी तरह से भारतीय रंग में रंगा हुआ था। उस दौर में जो एक निराशा सी थी ना माहौल में, हाँ, थी, उसमें ये एक ताजी हवा की तरह था, जिसने कहा कि भाई जीवन का जश्न मनाओ। वाह, ये समझना बहुत जरूरी था। तो मधुशाला 1935 में आई थी शायद। जी, 1935। और कहते हैं रातों रात बच्चन जी पूरे देश में छा गए। ऐसा क्या जादू था उसमें? मधुशाला वाकई एक अद्भुत चीज थी। इतनी लोकप्रिय क्यों हुई? पहली बात तो भाषा, बहुत सरल, आम बोलचाल वाली और गे, रुबाई छंद में लिखी थी ना। हाँ, गाने में आसान। बिल्कुल, जुबान पर चढ़ जाती थी। और दूसरी बात जो हमने अभी कही, जीवन का गहरा दर्शन, जिंदगी, मौत, प्यार, किस्मत, समाज, इन सबको मधुशाला के प्रतीकों से ऐसे पिरोया कि हर कोई उससे कनेक्ट कर गया। मतलब हर उम्र का, हर तजुर्बे का आदमी अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल सकता था। वो सिर्फ किताब नहीं रही, एक कल्चरल इवेंट बन गई थी। सही कहा। और ये सिलसिला रुका नहीं। मधुशाला के बाद भी तो उन्होंने लिखा। अरे बिल्कुल, मधुशाला के बाद आई मधुबाला, फिर मधुकलश 1936 और 37 में। अच्छा, इन तीनों को मिलाकर मधुत्रयी भी कहते हैं। इसमें वही हालावाद वाला रंग है। लेकिन फिर 1938 में एक किताब आई, निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण, हाँ सुना है। उसमें रंग एकदम अलग है। उसमें प्रेम है, बिछोह है, एक उदासी है, गहरी उदासी और सोच। अच्छा, उदासी। हमने पढ़ा था कि उनकी पहली पत्नी श्यामा देवी जी, उनका देहांत जल्दी हो गया था टीबी से। जी हाँ, बिल्कुल। श्यामा जी का निधन 1936 में हुआ था। तो क्या निशा निमंत्रण की उदासी का कोई कनेक्शन हो सकता है इससे? हाँ,
साहित्यिक आलोचक अक्सर ऐसा मानते हैं। देखिए, निधन 36 में हुआ और किताब 38 में आई, तो उस संग्रह के गीतों में जो दर्द है, अकेलापन है, गुजरे वक्त की यादें हैं, उसमें वो जो व्यक्तिगत दुख था उसकी परछाई दिखती है। ये दिखाता है कि बच्चन जी की कविता सिर्फ फलसफा नहीं थी, उनके अपने गहरे अनुभव भी उसमें ढलते थे। बिल्कुल, ये तो हुई उनकी कविताओं की बात, लेकिन बच्चन जी तो सिर्फ कवि नहीं थे, उन्होंने गद्य भी लिखा और खासकर उनकी आत्मकथा, वो तो बहुत मशहूर है। हाँ, और उनकी आत्मकथा तो जी हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर है। 4 हिस्सों में आई थी। 4 हिस्से? कौन कौन से? पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, फिर नीड़ का निर्माण फिर 1970, उसके बाद बसेरे से दूर 77 में, और आखिरी 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। बाप रे, 4 खंड बहुत बड़ी होगी। हाँ, काफी विस्तृत है, और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये उस पूरे जमाने का आईना है जिसमें वो जिए। इसकी खासियत क्या थी, मतलब इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? सबसे बड़ी बात थी उसकी ईमानदारी, मतलब गजब की ईमानदारी और बेबाकी। अच्छा। हाँ, बच्चन जी ने अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे, सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकतें, सब कुछ बिना किसी झिझक के, बिना लाग लपेट के रख दिया पाठकों के सामने। जिस तरह उन्होंने अपने संघर्षों के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में, साहित्यिक दुनिया की खींचतान के बारे में, निजी रिश्तों के बारे में लिखा, वो जमाने के हिसाब से बहुत हिम्मत का काम था। सही बात है। और फिर उसकी भाषा, उसकी शैली, वो भी कमाल की थी, एकदम बहती हुई, काव्यात्मक भी, और पढ़ने में जरा भी बोझिल नहीं। ये सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बेहतरीन गद्य साहित्य है। और इसी आत्मकथा के लिए उन्हें कोई बड़ा सम्मान भी मिला था शायद? जी हाँ, बिल्कुल। 1991 में भारतीय ज्ञानपीठ का जो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान है ना, हाँ हाँ, सरस्वती सम्मान, वो उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए ही दिया गया था। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो जितने बड़े कवि थे उतने बड़े गद्यकार भी। निश्चित रूप से उनकी आत्मकथा की साहित्यिक अहमियत का ये पक्का सबूत है। कई बड़े सम्मान मिले। 1968 में उनकी एक कविता संग्रह थी दो चट्टानें। दो चट्टानें, हाँ। उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो भारत का एक बहुत अहम साहित्यिक सम्मान है। फिर 1976 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण, ये तो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से है। जी हाँ, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। तो साहित्य अकादमी कविता के लिए, सरस्वती सम्मान आत्मकथा के लिए, और पद्म भूषण पूरे साहित्यिक और शैक्षिक योगदान के लिए, मतलब उनके काम का दायरा कितना बड़ा था। बिल्कुल, यही बात है। ये सम्मान दिखाते हैं कि उन्हें सिर्फ उनकी शुरुआती शोहरत, मतलब मधुशाला या हालाबाद के लिए ही नहीं, बल्कि उनके पूरे साहित्यिक जीवन, उनकी बात की कविताएं, उनकी वो लाजवाब आत्मकथा, शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम, सबके लिए सराहा गया। उनका योगदान बहुत बहुत फैला हुआ था। उनके निजी जीवन पर वापस आते हैं। आपने बताया पहली पत्नी श्यामा जी का निधन हो गया था, उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। हाँ, श्यामा जी के निधन के कुछ साल बाद 1941 में उन्होंने तेजी सूरी जी से शादी की, जिन्हें हम सब तेजी बच्चन के नाम से जानते हैं। तेजी बच्चन, हाँ। तेजी जी खुद भी काफी पढ़ी लिखी और सामाजिक तौर पर सक्रिय महिला थी। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थी। दिल्ली में उनका सामाजिक दायरे में काफी नाम था। बच्चन जी की जिंदगी में उनका बहुत अहम रोल रहा। और इसी शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, अमिताभ बच्चन जो खैर आज भारतीय सिनेमा के महानायक हैं, और अजिताभ बच्चन जो बिजनेस में है। जी हाँ। तेजी जी का सामाजिक कार्यकर्ता होना ये भी बच्चन परिवार का एक अलग पहलू दिखाता है ना? सही कहा आपने। ये दिखाता है कि ये परिवार सिर्फ कला और साहित्य तक ही नहीं था सीमित, बल्कि समाज से भी उनका एक जुड़ाव था। तेजी बच्चन की अपनी एक पहचान थी, अपना एक व्यक्तित्व था। तो हमने उनके जन्म से लेकर पढ़ाई, साहित्यिक शुरुआत, मधुशाला, निशा निमंत्रण, आत्मकथा, सम्मान, निजी जीवन, काफी चीजों पर बात की। जिंदगी तो उनकी बहुत लंबी और भरपूर रही। जी हाँ, बहुत लंबा और बहुत सार्थक जीवन जिया उन्होंने। उनका निधन कब हुआ? बच्चन जी का निधन हुआ 18 जनवरी 2003 को मुंबई में, 95 साल की उम्र में। 95? हाँ, लगभग पूरी 20वीं सदी देखी उन्होंने, और बदलते हुए भारत को सिर्फ देखा नहीं, अपनी रचनाओं में महसूस भी किया, उतारा भी। उनका जाना वाकई हिंदी साहित्य के एक युग का अंत था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हरिवंश राय बच्चन सिर्फ एक कवि या लेखक नहीं थे, वो नई कविता के एक जरूरी नाम थे। हालावाद जैसी एक अनोखी धारा लेकर आए जिसने जीने का एक नजरिया दिया। बिल्कुल।
मधुशाला जैसी रचना दी जो आज तक लोगों की जुबान पर है, एक ऐसी आत्मकथा लिखी जो हिंदी गद्य की शान है, और इन सब के लिए उन्हें बड़े बड़े सम्मान मिले, साहित्य अकेडमी, पद्म भूषण, सरस्वती सम्मान। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एक तरह के साहित्यिक और सांस्कृतिक आइकन बन गए? हाँ, बिना किसी शक के। उनका महत्व सिर्फ उनकी किताबों की संख्या या बिक्री तक नहीं है। उन्होंने हिंदी कविता को एक नई आवाज दी, नई भाषा दी। उन्होंने आम आदमी के दिल की बात, जिंदगी के फलसफे को इतने सरल और सीधे तरीके से कहा कि वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। मधुशाला ने तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों को छुआ है। सही बात है। उनकी आत्मकथा ने ईमानदारी का एक नया पैमाना बनाया। उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं, गाई जाती हैं, उनकी बातें याद की जाती हैं। वो हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अटूट हिस्सा हैं। और जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने उनकी आत्मकथा के 4 खंडों के नाम सुने। जी। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। जरा इन नामों पर ही सोचिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, कैसी कश्मकश होगी। नीड़ का निर्माण फिर, क्या बिखरा था जो फिर बना। बसेरे से दूर, कहाँ से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आखिरी दरवाजे से आखिरी सीढ़ी तक। बहुत गहरे शीर्षक हैं यहाँ। हाँ, तो शायद इन शीर्षकों के पीछे छिपे अर्थों को सोचना बच्चन जी के जीवन और उनके लेखन की परतों को खोलने की एक और चाबी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। सोचने के लिए एक अच्छी बात है यह।